हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन ई। बेसिकली बात करें तो सेक्शन ई काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूरा सेक्शन 25 मार्क्स का है और आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं। उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके जितने भी दोस्त है ना सबको भेज दो, जिसकी वजह से वो लोग भी सब्सक्राइब कर दे और उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स को भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन ई। तो सेक्शन ई जो होता है मैंने बताया 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, डिफाइन इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एपी लर्नर एज वेल एज डॉक्टर एसी पिगाउ, यहां पे यू आएगा, ठीक है, पिगू कहते हैं इसको। एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डॉक्टर एपी लर्नर इन्फ्लेशन को लेके क्या कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। तो डॉक्टर एपी लर्नर ऐसा कहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो उसको इन्फ्लेशन कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये पेन जो है वो मेरे पास सिर्फ 5 पेन है और खरीदने वाले मान लो 50 लोग हैं। कितनी पेन है? 5। और खरीदने वाले लोग कितने लोग हैं? 50। तो मैं क्या करूंगा, मैं भाव बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डिमांड क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है ना, तो प्राइस राइज होती है, और प्राइस राइज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एसी पिगू, ये ऐसा कहते हैं, इन्फ्लेशन इज सेड टू ऑकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में इसका मीनिंग है, बट आपको खाली इसको शॉर्ट में याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मॉनेटरी इनकम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है रियल इनकम के कंपेयर में, ठीक है। तो उसको अपने इन्फ्लेशन कहते हैं। देन आगे बात करें तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखने जाए ना तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कुछ कांस्टेंट राइज होना प्राइसेस में। किसकी प्राइस? या तो गुड्स की प्राइस या तो सर्विसेज की प्राइस कांस्टेंटली जब बढ़ती जाती है ना सारे सेक्टर के अंदर, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये भी चीज याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कितने मेजर कॉजेज है इन्फ्लेशन के। तो टोटल 2 मेजर कॉजेज है इन्फ्लेशन के। नंबर 1 इज इंक्रीज इन डिमांड एंड नंबर 2 इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। मेजर कितने कॉजेज है, तो एग्जाम में एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो हमको आंसर 2 लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि तीसरा एक और है आपकी बुक में, अदर फैक्टर्स, ठीक है, वो हमको अभी इसमें कंसीडर नहीं करना है, मेजर 2 ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेन एक डिमांड हो गया और एक सप्लाई हो गया, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो है वो प्राइस बढ़ती है। चलो देखते हैं, सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, इंक्रीज इन डिमांड में क्या दिया है, जब भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। सो एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड बढ़ना और सामने सप्लाई उतना नहीं है और डिमांड बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये फोन है, अभी पेन का दिया था वैसा ही सेम एग्जांपल यहां पे हम लोग देंगे कि ये फोन है, ठीक है, मेरे पास ये फोन एक ही है और 10 लोगों को ये फोन खरीदना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, भाव बढ़ जाएगा। आपको ना मैं ये आईफोन के केस में बता सकता हूं कि आईफोन जब शुरुआत में कोई नया लॉन्च होता है तो आपने देखा होगा कि प्राइस उसकी काफी ज्यादा होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शुरुआत में उसका प्रोडक्शन कम होता है, सप्लाई कम होती है और खरीदने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, तो वो भाव सबसे ज्यादा रखता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन होता है। और जब भी डिमांड की वजह से अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इसके भी रीजंस है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग रीजंस देके रखे हैं। पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी में क्या देके रखा है, तो जो मॉनेटरिस्ट है ना वो इन्फ्लेशन को प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन मानते हैं। मतलब कौन? मॉनेटरिस्ट, ठीक है। ये एग्जाम में आपको 1 मार्क के अंदर भी देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि कौन मॉनेटरी, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन मानता है इन्फ्लेशन को, तो आंसर आएगा मॉनेटरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो उनके हिसाब से अगर मान लो देयर इज एन इंक्रीज इन मनी इन द स्टेट, अगर स्टेट के अंदर पैसों का सप्लाई बढ़ जाता है, यानी कि इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा डिमांड भी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप जितने भी लोग हो सभी लोग के पास पैसा आ जाए तो क्या होगा,
आप लोग खर्चा करोगे, ठीक है, आप अलग अलग चीजों की डिमांड करोगे। अब मैं दुकानदार हूं, आप लोग मेरे पास आए, मेरे को पता है आप सबके पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, उसका भाव जो है ना वो थोड़ा ज्यादा ही बोलूंगा, ठीक है। वैसे जितने भी दुकानदार है सब लोग को पता चल जाए कि मार्केट में फुल पैसा है, तो सब लोग अपना भाव क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके करके पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको ही हम लोग कहेंगे कि जब स्टेट के अंदर या तो हम कहेंगे कंट्री के अंदर जो इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा पैसा कमाएंगे तो डिमांड करेंगे, और जब डिमांड बढ़ती है, और सीधी सी बात है डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, डिमांड क्यों बढ़ी, उसके पीछे कारण क्या है, तो सबके पास पैसा आ गया है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत पैसा है, उसकी वजह से लोगों ने अपनी डिमांड को बढ़ाया, और डिमांड बढ़ाया पर सप्लाई क्या है, कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और इसी इन्फ्लेशन को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और मैचलब क्या कहते हैं, मैचलब ऐसा कहते हैं, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। पता है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो हम ज्यादा पैसे में कम चीजें खरीद सकते हैं, और उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। शायद आप लोग ने अपने दादा दादी से कभी सुना होगा, ठीक है, कि हम 100 रुपए में तो पूरा घर चला लेते थे। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की वैल्यू थी, रुपीस की वैल्यू थी, और एक 100 रुपए में काफी सारी चीजें आ जाती थी। आज जाओ आप दुकान में 100 रुपए की कोई चीज लेने, एक चॉकलेट लेके आओगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि सबके पास पैसा भी आया है, तो सामने उनका खर्चा भी बढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर, डन है, समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है, मैं अगर खर्चा करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, किसके पास पैसा आएगा, पब्लिक के पास, मतलब मेरा खर्चा होगा और कंट्री में जो लोग हैं उनके पास पैसा बढ़ेगा। तो जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, अब खर्चा कैसे किया जाता है, तो अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ब्रिजेस, डैम्स, ये रोड्स वगैरह बनाए, या तो बेसिक यूटिलिटीज प्रोवाइड की, या रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, तो ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करती है ना, तो उससे पता है क्या होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है। मतलब लोगों के पास पैसा आ गया, सीधी सी बात है, लोगों की इनकम बढ़ी, मतलब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में देके रखा है, तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया, अपनी डिमांड को भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब डिमांड को बढ़ाया, पर अपना सामने सप्लाई तो क्या है, सप्लाई तो कम है, तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोग डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ गई है, पर सामने गुड्स का सप्लाई लिमिटेड है। एंड दस इफ द गवर्नमेंट सर्कुलेट मनी इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और जब भी गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसा सर्कुलेट कर देती है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल मोमेंटम पकड़ लेता है, यानी कि हर एक चीज जो है वो महंगी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल अपने दे सकते हैं सोने का, आज की डेट में आप देखो डिमांड उसकी बढ़ रही है पर सप्लाई कम है, तो सोने का भाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। इवन चांदी देखो, चांदी एक साल में 1.5 लाख रुपए बढ़ गई है, ठीक है। जो 1 लाख थी आज से एक साल पहले 1 लाख रुपीज उसकी प्राइस थी, वो 1.5 लाख हो चुकी है, ठीक है। वो हो चुकी है 2,10,000, 14,000, तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का यही कारण है कि लोगों के पास जब पैसा आता है ना, तो लोग खर्च करते हैं पर सप्लाई होता नहीं है, तो महंगाई बढ़ती है। क्लियर, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आगे बात करें तो ओवर पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर ना हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब सीधी सी बात है, अगर एक छोटा बच्चा भी पैदा होगा ना, तो वो कोई ना कोई चीज की डिमांड करेगा, ठीक है, कपड़े चाहिए होंगे, उसके रिलेटेड खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि धीमे धीमे डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों की डिमांड बढ़ती है, पर सामने सप्लाई इनएफिशिएंट है, मतलब सप्लाई नहीं है और लोग बढ़ गए, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा। सोचो अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, ये भूल जाओ कि एनुअली 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, पर अगर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, तो मतलब उनकी इनकम, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ती है, जब उनकी इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेंगे तो लोग खर्चा भी तो ज्यादा करेंगे, तो अगर उनकी इनकम बढ़ी तो सीधी सी बात है तभी भी इन्फ्लेशन होगा। इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि जब मार्केट में पैसों का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो दूसरा है, हमने देखा था मेजरली दो ही है, एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा कौन सा है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या देके रखा है वो समझाता हूं। देखो, सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं,
व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर जब भी कोई भी चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है ना, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कोई भी चीज को बनाने का खर्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे ये पेन है, तो ये पेन फ्री में तो नहीं बनी होगी, इसके बनाने का कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, तो ये खर्चा अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इस पेन की भी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी वही देके रखा है। अगर मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, जैसे आपको पता ही है जो पेपर आता है, पेजेस, वो आजकल क्यों महंगे हो गए, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया है। जो ट्री है, पेड़ है, वो कम हो गए हैं। मशीन्स का खर्चा बढ़े, या इलेक्ट्रिसिटी का, या वाटर रेट का, या वर्कर के वेजेस का, यहाँ पे ना डब्ल्यू रह गया है, तो वर्कर्स के वेजेस का जो खर्चा बढ़ता है या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाए, तो उससे कोई भी गुड्स और सर्विस की प्राइस महंगी हो जाएगी। तो इसी तरह के इन्फ्लेशन को हम लोग, और ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ रहा है, और उसी को ही हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो डरना मत, ये वही क्वेश्चन है। कॉस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन होता है, उसको कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। और लास्ट है अदर रीजंस। ठीक है, अब देखो 5 मार्क में इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट आ रहा है। मिनिमम 2 पेज तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर थोड़ा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर मैं ऐसा कहूंगा 3 पेज, अब डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पे भी। अगर छोटी मोटी राइटिंग है तो मिनिमम 2 पेज तो लिखना ही, बड़ी राइटिंग है तो 3 पेज तक भी जा सकता है, 3-4 पेज भी जा सकता है। ठीक है, अब अदर रीजंस देखते हैं। मेजर रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, 2 थे, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखें तो इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स है जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इवन दो द माइनर फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म, ये जो माइनर फैक्टर्स है ना, उनकी शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेन इंपोर्ट, मतलब जो भी इंडस्ट्री फॉरेन इंपोर्ट पे बेस्ड करती है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंस, अगर उनका इंपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अपनी कंट्री में क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल फॉरेन से आता है, अगर उसको इंपोर्ट करने का खर्चा बढ़ गया, क्रूड ऑयल का खर्चा बढ़ गया, तो कंट्री में हर एक चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आप देख सकते हो कि ये पेन लो, बोर्ड लो, या मेरे कपड़े, कुछ भी ले लो, सब कुछ किसके थ्रू आया है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। और अगर मान लो इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज की शॉर्टेज आ जाती है तो भी भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे काफी सारे कारण है। तो मेन 3 कारण है, टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, सरकार टैक्स बढ़ा दे तो हर एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए तो हर एक चीज महंगी हो जाएगी। स्केर्सिटी, कोई भी चीज की कमी आ जाए मार्केट के अंदर तो वो चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। क्लियर, तो ये अपने ने टॉपिक फिनिश किया, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक देके रखा है, डिस्कस द कॉजेज फॉर द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डेथ रेट, कि डेथ रेट कम हो गई है आज की डेट में अपनी कंट्री में, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, उसके पीछे कॉजेस क्या क्या है। तो मेनली 4 कॉज है। पहला है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, तीसरा है कंट्रोल ऑन ड्रॉट, एंड फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अच्छा, इसके हेड पॉइंट्स ना अच्छे से याद करके जाना, अंदर आप खुद बना के भी लिखोगे ना तो पूरे 5 मार्क मिल सकते हैं, बट अंदर का रट्टा मत मारना, नहीं तो फिर पता चला कुछ भी नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा बेस्ट ये रखता है ये वीडियो अच्छे से देख लो, टॉपिक्स को समझ लो और हेड पॉइंट्स को रट्टा मार लो। ठीक है, तो एग्जाम में खुद बना के अच्छे से आप लिख पाओगे। डन, चलो पहला पॉइंट क्या देके रखा है, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो अगर इंप्रूव हुआ, मतलब डेफिनेटली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले के कंपेयर में आज की डेट में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अपनी कंट्री में पहले बहुत गरीबी थी। ठीक है, पहले इतना अच्छा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, ढंग का घर नहीं था, रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। और उसके पीछे का कारण है लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है और उसकी वजह से कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एंड पीपल ऑफ अवर कंट्री हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग बेटर क्वालिटी फूड ग्रेन्स, और अपनी कंट्री के लोगों को अब अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, बेटर हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, हेल्थ केयर सर्विस अच्छे से मिल रही है, एजुकेशन अच्छे से मिल रही है, तो जिसकी वजह से अब लोग कम मरते हैं। ठीक है, मौत कम होती है। पहले के टाइम पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि मौत होने का कारण ये भी होता था कि लोग बीमार हो जाते थे और उनको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी, या उनके पास इतना अच्छा एजुकेशन नहीं था कि उनको पता नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, तो दैट्स वाई लोग मरा करते थे। बट अब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है तो लोग अब कम मरते हैं। देन है नंबर 2, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स।
अब एपिडेमिज मतलब होता है कि जो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग थी, यानी कि 1920 1921 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज काफी थे। सो व्हाट इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज? जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाए, वैसे डिजीज काफी थे, जैसे कि प्लेग, मिसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ऐसे काफी सारे बीमारियां चलती थी और जिसकी वजह से बहुत से लोग मर भी गए थे उस टाइम पे, ठीक है, डेथ रेट काफी ज्यादा था। बट 20th सेंचुरी एंड होते होते एक अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला, एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस और इनोवेशन देखने को मिला और अलग अलग तरह की वैक्सीन को ला दिया। अब वैक्सीन आपको पता ही है, वैक्सीन लगाने से वो डिजीज नहीं होती, जैसे कोरोना की वैक्सीन हम सभी लोगों ने लगाई हुई है, जिससे कोरोना अब हमको नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी वजह से एक सक्सेसफुल कंट्रोल देखने को मिला जितने भी डिजीज थे, डेथ रेट थे उसके ऊपर, ठीक है। पहले जो लोग मरते थे ये सब बीमारी की वजह से, अब लोग नहीं मरते हैं। देन कंट्रोल ऑन ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखापन, हम कह सकते हैं कि बारिश ना होना, ठीक है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रॉट भी अब कम हो गया है, उस पर कंट्रोल आ गया है। कैसे? तो देखो, पहले बहुत से लोग मर जाते थे भूख की वजह से, ठीक है, उनको खाना नहीं मिल पाता था। और खाना नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण कि प्रोडक्शन ही इतना अच्छे से नहीं होता था, ठीक है। बट अपनी कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन है उसका सप्लाई बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है 1966 के बाद। क्यों 1966 के बाद? क्योंकि 1966 में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है तो कंट्री में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है तो सभी लोग को अच्छे से खाना मिल पाता है, और इसकी वजह से अब लोग भूख की वजह से तो नहीं मरते, ठीक है। तो ड्रॉट पे कंट्रोल आ गया है। फिर फूड ग्रेन्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, अगर मान लो कहीं पे सूखापन हुआ, वहां बारिश नहीं गिरी और वहां पे उत्पादन ही नहीं हुआ फूड ग्रेन्स का, तो ऐसी सिचुएशन में भी वहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो एरिया में ज्यादा है वहां से ट्रांसपोर्ट करके जो एरिया में उस चीज की कमी है वो पहुंचा देता है, जिसकी वजह से जो मर जाते थे लोग भूख की वजह से, स्टारवेशन यानी भूख, ठीक है, भूखमरी कहते हैं हम लोग इसको, तो उसकी वजह से जो लोग मर जाते थे वो अब नहीं मरते हैं। क्लियर? और लास्ट है पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। पहले के टाइम पे ना, पता है, अगर अर्थक्वेक आता था, सुनामी आती थी, लैंडस्लाइड, फ्लड, फेमाइंस आती थी, तो एक एक हफ्ते तक लोग जिंदा बचाव की राह में पड़े रहते थे, दबे हुए बिल्डिंग के नीचे या किसी के भी, ठीक है, बचाव नहीं मिल पाता था उस टाइम पे। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज इतनी स्पीड हो गई है कि अगर कहीं पे भी कुछ होता है ना तो तुरंत हम सभी लोग को पता चल जाती है, तो जिसकी वजह से अब हम लोग उन पे बोलते हैं ना, तुरंत मेडिसिन पहुंचाना हो तो मेडिसिन पहुंचा सकते हैं, फूड ग्रेन्स पहुंचा सकते हैं, तुरंत रिलीफ पहुंचा सकते हैं, इमीडिएट रिलीफ पहुंचा सकते हैं, और इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत से लोग को बचा लिया जाता है, और आपको पता है उत्तराखंड में तो आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है, बहुत से लोग फंस जाते हैं, पर उनको काफी लोगों को बचा लिया जाता है। क्लियर? तो ये टोटल 4 पॉइंट थे जिसकी वजह से डेथ रेट जो है ना वो काफी ज्यादा कंट्री के अंदर कम हो गई है। देन बात करें तो नेक्स्ट नंबर 59। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है, कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं, इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221, ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ, ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX, ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इन हाउ मेनी सेक्शंस कैन द रीजंस फॉर हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट का बताना है कि क्या क्या कारण है हाई बर्थ रेट के। तो 3 रीजंस है, पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा अदर फैक्टर्स। सोशल के अंदर 4 पॉइंट देके रखे, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम। इकोनॉमिक फैक्टर में भी कुछ पॉइंट्स देके रखे, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ इनकम, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और अदर फैक्टर्स में हाई फर्टिलिटी रेट और लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, तो आप लोग गाला पेपर 4 का वीडियो में जाके क्वेश्चन नंबर 60 देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं फालतू में क्यों इतना डिटेल में समझाऊं, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैंने हेड पॉइंट्स दे दिए, जिसकी वजह से हेड पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60, discuss the institutional and technological factors for the reason of low agriculture productivity in India। इंडिया के अंदर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों है फार्मर्स की, मतलब कि उतना प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसके दो तरह के अपने को फैक्टर्स बताने हैं, एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर बताना है और दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बताने हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में 4 पॉइंट देके रखे हैं। नंबर 1 है लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, और टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। बट आज के इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा था, तो मैं 3 ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये 3, ठीक है। चौथा वाला नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद बना के भी लिख सकते हो, और बहुत बड़ा आंसर हो जाता है ना, तो भी दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। पॉइंट्स के अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लिखने होते हैं और लिमिटेड कंटेंट ही लिखना होता है। पता चला 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप 10 पेज भर के लिख रहे हो, आगे पेपर छूट जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लिमिटेड चीजें ही लिखनी रहती है, भले आता हो। डन। चलो, पहला देके रखा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चलता था पहले, ठीक है। क्यों अपने कंट्री में फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसके पीछे 3 तरह के सिस्टम चलती थी। ये एमसीक्यूज में 1 मार्क में भी आ सकता है, याद रखना। एक चलती थी जमींदारी सिस्टम, दूसरी चलती थी मालवारी सिस्टम, और तीसरी चलती थी रैयतवारी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम की वजह से ना फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। ये तीनों सिस्टम गलत थी फार्मर्स के लिए, क्योंकि जो टिनेंट्स होते थे, जिसके पास जमीन नहीं है, जो किसी और की जमीन पे भाड़े पे काम कर रहे हैं, या तो कोई लैंडलेस लेबरर्स है, ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग उस जमीन पे कल्टीवेट करते थे इन सिस्टम के अंदर। और जब उत्पादन हो जाता था, यानी कि जब क्रॉप्स उग जाते थे, ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा हिस्सा, क्रॉप का बहुत बड़ा हिस्सा उनको दे देना पड़ता था, जो भी ओनर होता था जमीन का उसको, ठीक है। बहुत सी बार तो फार्मर को बहुत थोड़ा मिलता था, और पूरा एंटायर क्रॉप, यानी कि पूरा का पूरा क्रॉप कौन ले जाता था, जो लैंड ओनर होता था ना, वो पूरा का पूरा क्रॉप ले जाता था, ठीक है। और ये कंपलसरी था, तो लैंडलॉर्ड्स ना रेंट के फॉर्म में पूरा उसका उत्पादन ही ले लेते थे, थोड़ा बहुत उसको देते थे, ठीक है। तो ये बहुत गलत सिस्टम है, और इसी वजह से फार्मर्स जो है ना, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे एग्रीकल्चर के अंदर, और उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम रहा, और उन्होंने ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज नहीं कर पाई इन लोगों की वजह से, इन सिस्टम्स की वजह से। क्लियर। तो ये पहला था लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। देन है एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब देखो, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को क्या फेस करना पड़ता है, पॉवर्टी इंडिया के अंदर, और उनको चाहिए रहता है पैसा। मतलब अब देखो, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर में क्या ही पैसा लगता है, पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है एग्रीकल्चर करने में। मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है। कैसा इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे, सीड्स खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे, और उस सब के लिए लगता है पैसा, ठीक है, क्रॉप्स उगाने के लिए। और इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, हम लोग शाहूकार्स कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना, वो लोग का काफी ज्यादा रोल था इन फार्मर्स के लिए। पता है, अपनी कंट्री में 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस ये मनी लेंडर्स देते थे 1951 के अंदर। मतलब 71.6% फार्मर्स को ये शाहूकार्स या मनी लेंडर्स कह सकते हैं, वो लोग पैसा दिया करते थे, एंड दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत ज्यादा ब्याज पे पैसा देते थे। तो अब होगा क्या, ज्यादा ब्याज पे फार्मर पैसा लेगा और फिर पे नहीं कर पाएगा, तो उसकी जमीन हड़प लेंगे, या तो फिर उसको, देखो फार्मर्स को ना पढ़ाई लिखाई ज्यादा आती नहीं थी, तो उनको ना गलत तरीके का अकाउंट बता देते हैं, उल्टा सीधा समझा देते हैं कि भाई तुम्हारा तो बहुत कर्जा बढ़ गया, अब हमको तुम्हारी जमीन दे दो। ऐसा सब बहुत होता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस के एक्सपांड किया, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। एक है रीजनल रूरल बैंक,
1975 में आरआरबी को लाया, जिसको अपने कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, और दूसरा नाबार्ड को लाया गया 1982 में। ये ईयर याद रखना। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बैंक को लाया गया 1982 में। और इतने सारे एफर्ट्स क्यों किए गए? क्योंकि मनी लेंडर्स का इंपॉर्टेंस कम, और वो हुआ कि 27% हो गया। मतलब बाद में इतने एफर्ट्स डालने के बाद जब नाबार्ड और आरआरबी जैसी बैंक को लाया गया कि जिनको कम ब्याज में पैसा दे फार्मर्स को, तो इसकी वजह से 27% ही इंपॉर्टेंस रह गया, जो एक टाइम पे 71% हुआ करता था, जो अब कितना हो गया 27%। मतलब 27% फार्मर्स अभी भी मनी लेंडर्स के पास से पैसा लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो तीसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या दिया है? तो अपनी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना, वो काफी ज्यादा वीक है, ठीक है। इंडिया का जो रिमोट विलेजेस है वहां पे प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर मार्केट में कनेक्ट नहीं हो पाते। और एग्रीकल्चर मार्केट में अलग अलग रेट्स भी चलते हैं, और मतलब जब सीजन शुरू होती है तब अलग रेट होता है, और सीजन खत्म होने पे रेट अलग होता है। और ज्यादातर केसेस में ना ज्यादातर फायदा कौन ले जाते हैं पता है? ये जो बिचौलिए होते हैं ना, जिनको हम लोग ट्रेडर और होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। जो बड़े बिचौलिए, मतलब हम ऐसा कहेंगे कि बीच में फार्मर से सस्ते में लेते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे में जाके बेचते हैं, तो इन लोग का सबसे ज्यादा फायदा होता है। और जो फार्मर्स है जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए होते हैं, वो लोग को फोर्सफुली इन्हीं लोगों को बेचना पड़ता है, ठीक है। लोकल लैंडर्स और ब्रोकर्स को ही बेचना पड़ता है। यहाँ पे ट्रेडर्स आएगा, ठीक है। ट्रेडर्स हम लिख सकते हैं कि लोकल ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को इनको मजबूरी में बेचना पड़ता है। और फार्मर्स जो है उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में वो जो प्रोडक्ट बनाया है उसका कितना भाव चल रहा है, उनको पता नहीं होता मार्केट रेट कैसे बेचना है, करना है। तो क्या करते हैं ये ट्रेडर और होल्डर्स, उनको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी बता देते हैं कि मार्केट में ये भाव चल रहा है और वो भाव पे खरीद के चले जाते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि इन सब चीजों की वजह से फार्मर्स को अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, अच्छा कमा नहीं पाएंगे, तो बाद में भी वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। और अब बात करें तो फोर्थ पॉइंट मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो जाता, ठीक है। तो बी पॉइंट समझा देता हूं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ना आज की डेट में भी ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ओल्ड इक्विपमेंट्स, पुरानी सोच, पुरानी टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा वीक है। और प्रेजेंट टाइम्स में बहुत से फार्मर प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। जो हल होता है ना उसको कहा जाता है, प्लग का यूज करते हैं, बुलॉक का यूज करते हैं ट्रैक्टर की जगह पे, ठीक है। ट्रैक्टर से प्रोडक्शन फटाफट होता है। फिर ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते हैं, जबकि उनको यूज करना चाहिए हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। पर ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने से प्रोडक्टिविटी कम रहती है। काउ डंग का यूज करते हैं, ठीक है, गाय के गोबर का यूज करते हैं फर्टिलाइजर की तरह, जबकि उनको केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। तो ऐसे काफी सारे रीजंस की वजह से फार्मर्स पेस्टिसाइड्स भी देखो नहीं खरीदते, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिससे फार्मर अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और बहुत सारे क्रॉप खराब भी हो जाते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो धीमे हो गया है ये सब चीजों की वजह से। तो फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए, जो अभी तक काफी फार्मर्स ने नहीं की है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अपना फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61, एक्सप्लेन एनी 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 11 वाला क्वेश्चन है। तो 5 आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं अर्बनाइजेशन के। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि जब लोग गांव छोड़ के शहर में आ जाते हैं ना, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट बेसिस पे। तो उसके 5 पॉजिटिव इफेक्ट है। हेड पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। पहला है रिडक्शन इन पॉवर्टी, दूसरा है कल्चरल डेवलपमेंट, तीसरा है अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, चौथा है सोशल इफेक्ट मॉडर्न थिंकिंग, और पांचवा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से टोटल 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स है अर्बनाइजेशन के। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहला है इसमें पॉजिटिव इफेक्ट में रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो देखो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों ना एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। अगर मान लो किसी को रोजगार मिलेगा तो अपने आप उसकी पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब लोग अर्बनाइजेशन में आते हैं, मतलब अर्बन एरियाज में आते हैं, तो एग्रीकल्चर छोड़ के वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जाते हैं, और ये दोनों ही सेक्टर काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीज में, जिससे उनकी पॉवर्टी कम हो जाएगी। और जो रूरल पुअर लोग हैं या जो अनएम्प्लॉयड है वो शहर में आते हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ पे कमाते हैं और उनकी पॉवर्टी जो है वो कम हो जाती है। तो पहला बहुत पॉजिटिव रीजन है, ठीक है, रिडक्शन इन पॉवर्टी। दूसरा है कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब
मतलब जो इंसान का कल्चर है वो भी डेवलप होता है। तो सिटीज के अंदर जो एडवांस एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकता है और अपनी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव कर सकता है, और उसकी वजह से उसका कल्चर भी एक अच्छे से डेवलप होगा। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज मॉडर्न एमिनिटीज के साथ वाली अवेलेबल है, बुक स्टॉल्स या कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिससे अपना कल्चर जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता होगा गुजराती के लिए गरबा जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, तो काफी सारे इवेंट आपको अहमदाबाद जैसी बड़ी बड़ी शहर में आपको देखने को मिलेंगे, ये बड़े बड़े इवेंट जहां गरबा और वो सारे कल्चरल जो भी है उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पढ़े, एक रिडक्शन इन पॉवर्टी, देन कल्चरल डेवलपमेंट, तीसरा है अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। अब देखो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आती है उनको अच्छी हेल्थ सर्विस भी मिलती है एजुकेशन के साथ साथ। आप देख सकते हो कि आज की डेट में कितनी सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रही है, ठीक है, सिटीज के अंदर, अहमदाबाद जैसी सिटीज के अंदर, जहां पे अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट एक ही मतलब कोई भी तरह के डिजीज हो एक ही जगह पे सारे डिजीज की ट्रीटमेंट हो जाती है। और साथ साथ में जो गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी अपनी खुद की हॉस्पिटल स्टार्ट की है। जैसे पता होगा अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है जहां पे हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पे पुअर और मिडिल क्लास लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है एंड दैट इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली, और ये एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर और लोगों की प्रोडक्टिविटी पे। देन बात करें पॉइंट नंबर 4, सोशल इफेक्ट और मॉडर्न थिंकिंग। यहां पे बात कर रहे हैं सोच की। कंपेयर करें तो गांव के मुकाबले अर्बन एरियाज में सोच थोड़ी मॉडर्न होती है लोगों की, ठीक है, एज कंपेयर टू द विलेज। और यहाँ पे क्यों मॉडर्न है? क्योंकि लोगों को मिल रहा है एजुकेशन, लोगों का हो रहा है कल्चरल डेवलपमेंट, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिल रहा है, तो उनकी जो सोच है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से वो लोग क्विकली एडॉप्ट करते हैं अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, और उनके अंदर डिसेंसी आती है, उनके वर्ड्स के अंदर डिग्निटी आती है, एक्शंस, थॉट्स, लाइफस्टाइल ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कोई भी बदलाव होता है ना सोसाइटी में तो ये लोग तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और पांचवा है लास्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अर्बन एरियाज में लोगों के आने के बाद उनकी इनकम तो बढ़ती है। अब सीधी सी बात है, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ेगी, मतलब पैसा कमाएंगे तो वो लोग खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे गुड सर्विस लेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, घर के अंदर एसी होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है अर्बन एरियाज के अंदर एज कंपेयर टू द रूरल एरिया। देन आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 62, व्हाट इज हेल्थ, हाउ कैन इट बी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। ये भी आप लोग का चैप्टर नंबर 11 का ही टॉपिक है। हेल्थ मतलब क्या होता है और कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ मतलब क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ डिजीज का एब्सेंस नहीं है या फिजिकल स्ट्रेंथ होना नहीं होता, इसमें 3 चीज आती है। आप मेंटली अच्छे होने चाहिए, दूसरा आप फिजिकली फिट होने चाहिए, और तीसरा आप सोशली भी अच्छे होने चाहिए, तब जाके आपकी हेल्थ अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। ये WHO ने शायद कहा हुआ है, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो डिपेंड करती है हेल्थ के ऊपर। सोचो अगर लेबर ही बीमार पड़ गया, ठीक है, तो वो काम क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो कंट्री का डेवलपमेंट सीधा कनेक्टेड है लोगों की हेल्थ के साथ, ठीक है। अगर आपका साउंड माइंड होगा तो आपकी साउंड बॉडी होगी। एजुकेशन की वजह से अपना माइंड अच्छा होता है और हेल्थ की वजह से अपनी बॉडी अच्छी रहती है। और नेशनल इनकम कोई भी कंट्री की डायरेक्टली डिपेंड करती है लोगों के हेल्थ के ऊपर, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। अगर मान लो लेबर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो लोग बार बार बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो उनका प्रोडक्शन कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। और अगर हेल्थ जो है लेबर्स की वो अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 3 तरीके से हो सकता है। तो देखो पहला कि अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है। कंट्री में क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और जो वेस्टेज है उसको रोका जाएगा, ठीक है, वेस्टेज नहीं हो पाएगा। तीसरा, राइज इन इनकम ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी और जिसकी वजह से उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। और अच्छी हेल्थ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, आपका एक डाइट अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, और दूसरा एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। देन बात करें
तो इसका लास्ट स्लाइड है। तो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इन अ कंट्री इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पीपल्स हेल्थ। अब देखो अपनी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी अच्छी होगी ना, वो लोगों की हेल्थ बताएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कितने साल लोग जिएंगे। जैसे अभी लेटेस्ट करंट की बात करें तो 2014 के हिसाब से 68 ईयर्स लोग ज्यादा जीते हैं, मतलब 68 ईयर्स तक उनकी लाइफ रहती है, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। सोचो, ज्यादातर लोग 32 साल तक जी पाते थे, फिर मर जाते थे। ठीक है, मतलब एवरेज देके रखा है, फिर कोई ऐसा नहीं है कोई 60 भी जी लिया, कोई 18 पे भी डेथ हो गई किसी की। ठीक है, वो एवरेज देके रखा हुआ है। और 2011 आते आते वो बढ़ के कितना हो गया? 63.5 हो गया। और इसको ही हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को अच्छी डाइट हुई है, न्यूट्रिशनल फूड मिला है और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाया है। देन बात करें सिमिलरली जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पहले ना बच्चे बहुत ज्यादा मर जाते थे। ऐसे बच्चे जिनकी 1 साल की उम्र अभी फिनिश नहीं हुई है वो मर जाते थे। तो 1951 में कितने बच्चे थे ऐसे? 146। और 2012 में वो बच्चे कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ 44। और गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रही है कि वो अपना खर्चा हेल्थ के पीछे बढ़ाए। और आपको पता है एक सीधा रिलेशनशिप है हेल्थ और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जितना अच्छा लोगों की हेल्थ होगी उतनी अच्छी कंट्री का डेवलपमेंट माना जाएगा और एक हेल्दी नेशन रह पाएगा। और गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि कैसे हम लोग पूरी कंट्री को हेल्दी रखे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 और ये है आपका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्राफ पूछा गया है? तो एग्जाम में साफ साफ बोला होगा कि कौन सा ग्राफ है। तो बार डायग्राम जो है ना वो पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है और उसको एनालिसिस करना है। तो जब भी एनालिसिस करना हो तो मैंने आपको उसके कुछ तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला आप बताओ, इंफॉर्मेशन दो कि आप किस तरह का ग्राफ बनाने वाले हो। ठीक है, पहले पॉइंट में टोटल 5 पॉइंट लिखने होते हैं। आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो और क्या ग्राफ, कौन सा ग्राफ बना रहे हो, बार डायग्राम, वो इंफॉर्मेशन दे दो। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो बता दो। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना रहेगा कि इसका ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड मतलब क्या, बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ट्रेंड बताना है। चौथे में आप हाईएस्ट और लोएस्ट बता सकते हो। ठीक है, आगे पीछे मैंने थोड़ा कर दिया है पॉइंट को। हाईएस्ट और लोएस्ट बता सकते हो कि इन ईयर्स में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। फिर पांचवा पॉइंट आप रीजन बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का, जैसे ये टोटल माल नरिश्ड पीपल है तो डे बाय डे ये कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, कम क्यों हो रहा है? तो सीधी सी बात है, हेल्थ सर्विस बढ़ रही है। अच्छा, माल नरिश्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कुपोषित लोग होते हैं ना, उसको माल नरिश्ड कहते हैं, जिनको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह नहीं मिल पाता, विटामिन वगैरह नहीं मिल पाते, उसका टेबल दे के रखा है। तो चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये 5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इस तरह से एनालिसिस करना रहता है। तो देखो पूरा डायग्राम मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, जिससे टाइम ना बिगड़े। तो पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, अगर आप लोग वीडियो देखते देखते प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। ठीक है, यहां पे आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन डाल दो और यहां पे ईयर आएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आएंगे टोटल माल नरिश्ड पीपल, जो कि होते हैं इन परसेंटेज, परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोग देखो मैंने क्या किया पता है, यहां पे ईयर लिख लिए, सबके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। देखो सबके बीच में इक्वल इक्वल गैप है। ठीक है, सबके बीच में सेम गैप होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए। और बात करें तो माल नरिश्ड पीपल, तो वो कितने हैं? तो मैक्सिमम और मिनिमम देखो, तो मैक्सिमम है 23.7 और मिनिमम है 15.2, 15.2 जो है वो मिनिमम है। तो अपने डायग्राम में 15 भी आना चाहिए, 15.2 और 23.7 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अपने ने 15 भी आ रहा है और 23.7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिपेयर कैसे करना है? तो मैंने क्या किया, सीधा 0 से 15 पे गया। ठीक है, जंप किया 0 से 15। तो आपको यहाँ पे एक सिगजैग लाइन बनानी जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने सीधा 15 का गैप लिया, फिर दो दो का गैप में मैंने बनाया है, 15, 17, 19, 21, 23, 25। और यहाँ पे डायग्राम में जो जो दिख रहा है ना, हर एक चीज लिखनी जरूरी है। और यहाँ पे भी जो डिफरेंस है सबके बीच का, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बस आप बार बना दो, खंबे खड़े कर दो। ठीक है, एकदम इजी है। क्या करना है, पहला है 1992 में 23.7, तो 23.7 कर दिया, उसके ऊपर लिखना भी होगा। और मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि जब बार डायग्राम आता है ना, तो अंदर कोई डिजाइन विजाइन मत करना। ठीक है, टाइम फालतू में वेस्ट हो जाएगा, खाली बार छोड़ देना। मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, 5 से ज्यादा तो मिल नहीं पाएंगे। फिर बात करें तो 2002 के अंदर 17.5, फिर 2005-7 के अंदर 20.7,
फिर इसमें 15.6, देन 2014-16 में 15.2। तो इस तरह से आपको सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने हैं बार, और बार प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है कि ये बार क्या बता रहे हैं। तो ये बार बता रहे टोटल माल नरिश्ड पीपल, जो कि किसमें देके रखा है, परसेंटेज में देके रखा हुआ है। अब लास्ट में ये जो ग्राफ होता है ना, उसके 2.5 मार्क्स होते हैं, और बाकी जो 2.5 मार्क्स है वो आपके रहेंगे एनालिसिस के। तो पहला क्या आएगा, आपका डायग्राम बताना है कि ये डायग्राम जो है वो क्या शो कर रहा है, इंफॉर्मेशन देनी है कि माल नरिश्ड पीपल है अलग अलग पीरियड के, जो टाइम पीरियड है 1990 से 92 का और 2014 से 15 का। फिर एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ईयर, वाई एक्सिस पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ माल नरिश्ड पीपल प्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा 1990-92 में जो माल नरिश्ड है वो सबसे हाईएस्ट थे 23.7%, जो कि सबसे लोएस्ट कहां पे थे 15.2 2014-16 के अंदर। फिर ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड ना रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हो आप, डे बाय डे, मतलब ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसका ट्रेंड जो है वो रिड्यूसिंग है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ओवर द ईयर्स। देन बात करें लास्ट में रीजन, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों मतलब अच्छी बात है ना कि लोग, कुपोषित लोग कम हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो अच्छी फूड अवेलेबिलिटी लोगों को मिल रही है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, लोगों के वेलफेयर और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कर रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा रही है हेल्थ को लेके, और इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की इंप्रूव हो रही है। ठीक है, ये एक रीजन लिख लोगे ना तो पूरे आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। तो मैंने ये जो पॉइंट बताया ना, इसी पॉइंट के हिसाब से आप पूरा लिखना, ठीक है, पूरे 5 मार्क मिलेंगे। और आपको पता है एनालिसिस जो होता है ना, उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको सेम टू सेम लिखना है, हर एक पर्सन का एनालिसिस अलग अलग होता है। बस ये फॉर्मेट को फॉलो करना और एनालिसिस लिख लेना, 5 मार्क यहाँ पे आपके पक्के हो जाएंगे। बोलो क्लियर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को गाला पेपर 5 का सेक्शन ई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।